नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति अधिसूचित की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा, शरण और शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन करना चाहिए। तमिलनाडु ने थेनी जिले में भारतीय न्यूट्रिनो वैधशाला परियोजना को अनुमति देने से इनकार किया। भारत सरकार के मोबाइल ऐप्स प्रतिबंध पर चीन ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्रेटर मालदीव रिज के विवर्तनिक विकास पर नए अध्ययन ने गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार पर प्रकाश डाला। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति अधिसूचित की। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसी को देखते हुए ये नीति अधिसूचित की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से मतलब है हाइड्रोजन और अमोनिया आधारित ईंधनों का उत्पादन करना। ये उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके किया जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं इस नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया विनिर्माता विद्युत एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीद सकते हैं। इसके अलावा वे स्वयं भी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर सकते हैं। हाइड्रोजन या अमोनिया विनिर्माताओं को अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व का लाभ दिया जाएगा। चयनित विनिर्माताओं को 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतरराज्यीय पारेषण शुल्कों में छूट दी जाएगी। विनिर्माताओं और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। विनिर्माताओं को बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे वे निर्यात करने या पोत परिवहन के लिए उपयोग के लिए ग्रीन अमोनिया का भंडारण कर सकेंगे। वैधानिक मंजूरी सहित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति का महत्व ये है कि ये लोगों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है, कच्चे तेल के आयात को कम करता है, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के लिए निर्यात केंद्र के रूप में उभरने में मदद करता है। अगली खबर मानव अधिकारों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि शरण और शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें आयोग ने पूरे देश में एकरूपता और कानूनी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का समर्थन किया। शरण और शरणार्थी विषय पर एक आदर्श कानून दशकों पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तैयार किया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। शरणार्थियों पर भारत का पक्ष ये कहता है कि भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। भारत के पास न तो राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण का कोई ढांचा है और न ही इस पर कोई नीति या कानून है। हालांकि भारत ने पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को शरण देना जारी रखा है। साथ ही ये अन्य देशों जैसे कि मुख्य रूप से अफगानिस्तान और म्यांमार के नागरिकों के मामले में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अधिदेश का सम्मान करता है। अप्रैल 2021 तक लगभग 3 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिक और शरणार्थी के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1967, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 और नागरिकता अधिनियम 1955 आदि जैसे कानून विदेशी नागरिकों और शरणार्थियों दोनों पर लागू होते हैं। इन कानूनों के तहत विदेशियों को हिरासत में लिया जा सकता है और जबरन निर्वासित किया जा सकता है। नंदिता हक्सर बनाम मणिपुर राज्य 2021 मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय ने नॉन रिफाउलमेंट के सिद्धांत का उल्लेख किया था। ये सिद्धांत शरणार्थी को उसके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने से संबंधित है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। शरणार्थी कौन है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार एक शरणार्थी वो व्यक्ति है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया गया है। एक शरणार्थी किसी प्रवासी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति से अलग होता है।
स्वेच्छा से अपने मूल देश को छोड़ने वाले व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसने विवश होकर अपना मूल स्थान छोड़ दिया है लेकिन राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया है। नॉन रिफाउलमेंट के सिद्धांत का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 के अनुच्छेद 33 में किया गया है। इस सिद्धांत के मुताबिक उत्पीड़न से पीड़ित होकर अपना देश छोड़ने वाले व्यक्ति को उसके मूल देश में लौटने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। वहां उसके जीवन या स्वतंत्रता के समक्ष गंभीर खतरा हो सकता है। तमिलनाडु ने थेनी जिले में भारतीय न्यूट्रिनो वैधशाला परियोजना को अनुमति देने से मना कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो थेनी जिले के बोदी वेस्ट हिल्स में प्रस्तावित न्यूट्रिनो वैधशाला को अनुमति नहीं देगी। हलफनामे में आईएनओ परियोजना पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जैसे कि सुरंग निर्माण के कार्य से कई समस्याएं पैदा होंगी, जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण अपशिष्ट सामग्री से प्रदूषण, चट्टानों के टूटने और शीर्ष के ढहने का खतरा विद्यमान है। ये परियोजना जैव विविधता को प्रभावित करेगी। ये क्षेत्र कई स्थानिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। ये क्षेत्र संभल और कोट्टाकुडी नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल संभर एवं जल ग्रहण क्षेत्र है। ये तमिलनाडु के 5 जिलों में आजीविका सहयोग प्रदान करता है। ये परियोजना क्षेत्र केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व को श्री विलीपुतुर मेघमलई टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। उत्खनन और निर्माण गतिविधियां वन्य जीवों को परेशान करेंगी। ये वन्य जीव मौसमी प्रवास के लिए इस संपर्क गलियारे का उपयोग करते हैं। भारत स्थित न्यूट्रिनो वैधशाला के बारे में कुछ अन्य जानकारियां। ये एक बहुसंस्थागत प्रयास है। इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला और एक आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य न्यूट्रिनो कणों के गुणों का आकलन करना और न्यूट्रिनो दोलनों से संबंधित मापदंडों का सटीक मापन करना है। इस परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर वित्त पोषित कर रहे हैं। न्यूट्रिनो छोटे और उदासीन प्राथमिक कण हैं। ये कमजोर बल के माध्यम से पदार्थ के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ये कमजोर बल न्यूट्रिनो को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। इससे पदार्थ या द्रव्य उसके लिए लगभग पारदर्शी हो जाता है। सूर्य और अन्य सभी तारे नाभिकीय संलयन और कोर के भीतर अपने क्षय प्रक्रियाओं के कारण प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिनो का उत्पादन करते हैं। न्यूट्रिनो न्यूक्लियॉन की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक साधन प्रदान करते हैं। इससे ये पता किया जा सकता है कि कैसे पदार्थ सरल कणों से कणों के अधिक जटिल संयोजन में बदलता है। और अगली खबर भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों पर आधारित है। भारत सरकार के मोबाइल ऐप्स प्रतिबंध पर चीन ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने चीनी मूल के 54 अन्य मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के इस कदम की चीन ने तीखी आलोचना की है। उसके अनुसार इस कदम से चीनी कंपनियों के हित प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने पहली बार जून 2020 में चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव और लद्दाख में चीनी घुसपैठ के कारण उठाया गया था। ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A केंद्र सरकार को कुछ वेबसाइट्स और कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है। सरकार ऐसा देश की रक्षा, संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा आदि के हित में कर सकती है। रेखांकित की गई अन्य प्रमुख सुरक्षा चिंताएं हैं। इन ऐप्स ने रियल टाइम डेटा का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा इस डेटा को शत्रुपूर्ण देश में स्थित सर्वरों को भी प्रसारित किया गया है। विरोधी तत्वों द्वारा इस डेटा की चोरी, डेटा माइनिंग और डेटा प्रोफाइलिंग ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ये ऐप्स उभरती बाजार प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये ऐप्स चीन की डिजिटल सिल्क रूट रणनीति का अहम हिस्सा है। ग्रेटर मालदीव रिज के विवर्तनिक विकास पर नए अध्ययन ने गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार पर प्रकाश डाला है। एक हालिया अध्ययन से ग्रेटर मालदीव रिज के विवर्तनिक विकास और उसकी प्रकृति की जानकारी मिलती है। ग्रेटर मालदीव रिज एक अभूकंपी कटक है। ये भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित नहीं है। ये भारत के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। इस अध्ययन के अनुसार GMR के समुद्री क्रस्ट के नीचे होने की संभावना है। साथ ही ये भी रेखांकित किया गया है कि मालदीव रिज
मध्य महासागरीय कटक के निकट के क्षेत्र में निर्मित हो सकता है। मध्य महासागरीय कटक तंत्र जल के भीतर ज्वालामुखियों की एक सतत श्रृंखला है। ये विश्व के लगभग 65,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तारित है। इस अध्ययन का काफी महत्व है। ये अध्ययन महासागरीय बेसिनों के विकास को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। ये मूल गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार की प्रक्रिया को समझने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि महाद्वीपों, महाद्वीपीय खंडों आदि की वर्तमान संरचना गोंडवाना लैंड के विखंडन और विस्तार का ही परिणाम है। और आइए अब आपको बताते हैं विवर्तनिक प्लेटों के माध्यम से कटकों के निर्माण के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या स्थल मंडल का निर्माण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से होता है। ये परत विवर्तनिक प्लेट नामक बड़ी चट्टानी प्लेटों में विभाजित है। संवहनीय धाराओं के कारण दुर्बलता मंडल में विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं। कटक अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ साथ बनते हैं। इन स्थानों पर पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के अलग अलग फैलते ही नए महासागरीय तल का निर्माण होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। निजी क्षेत्र के नियोजन में हरियाणा के स्थानीय लोगों को आरक्षण। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हरियाणा राज्य के एक कानून पर रोक लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। ये कानून प्रतिमाह 30,000 रुपए से कम वेतन वाले निजी क्षेत्र के नियोजन में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने के पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को 1 महीने के भीतर कानून की वैधता पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मिन्स्क समझौता 1 और 2। मिन्स्क समझौता यूक्रेन और रूस के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौते से संबंधित है। समझौते का नाम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पर रखा गया है। यहीं पर दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हुए। मिन्स्क एक 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौता है। इस पर वर्ष 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि ये लागू नहीं हो सका है, जबकि मिन्स्क 2 13 सूत्रीय समझौते पर फरवरी 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर रूस, यूक्रेन, यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी OSCE के प्रतिनिधियों और अलगाववादियों के नियंत्रण वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क नामक क्षेत्रों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। इनके प्रावधानों में संघर्ष विराम, हथियारों का त्याग, डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए अंतरिम स्वशासन आदि शामिल है। हालांकि यूक्रेन और रूस इस समझौते की बहुत अलग तरह से व्याख्या करते हैं। इससे मिन्स्क पहेली के रूप में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने घोषणा की है कि नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला अन्य देश होगा। ये नेपाल में डिजिटल रूप से व्यापक लोकहित में कार्य करेगा। ये अंतर संचालित और रियल टाइम आधारित पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को बढ़ावा देगा। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। UPI किसी भी भागीदार बैंक की बैंकिंग सुविधाओं के विलय की सुविधा प्रदान करता है। UPI की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इसका उपयोग धन के तत्काल अंतरण, बिल शेयरिंग आदि के लिए किया जा सकता है। ये 24 घंटे और सभी सार्वजनिक अवकाश पर भी कार्य करता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना। हाल ही में गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है। ये योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना की शुरुआत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने संयुक्त रूप से की थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रति पात्र उधारकर्ता को 2 करोड़ रुपए तक की निधि और गैर निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। वाटर टैक्सी सेवा। जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को केंद्रीय जल परिवहन मंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वाटर टैक्सी सेवा दक्षिण मुंबई में डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई में हाल ही में शुरू की गई बेलापुर जेट्टी के बीच संचालित की जाएगी। ये सेवा एक आरामदायक और तनाव मुक्त यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। ये सेवा समय की बचत करने वाली और पर्यावरण के अनुकूल होगी और सेवा रोजगार सृजन के नए मार्ग प्रशस्त करेगी। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस। हाल ही में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के लिए एक संभावित नैदानिक बायोमार्कर विकसित किया गया है।
ये गैर संरचनात्मक 1 यानी NS1 स्रावी प्रोटीन की तीव्र और सूक्ष्म पहचान के लिए एक इम्यूनो सेंसर है। बायोमार्कर यानी बायोलॉजिकल मार्कर एक उद्देश्यपरक उपाय है। ये किसी निश्चित क्षण में किसी कोशिका या जीव में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस फ्लेविविरिडे कुल से संबंधित है। ये मच्छर जनित इंसेफेलाइटिस का प्रमुख कारण है। इसका अक्सर डेंगू के रूप में गलत उपचार किया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके प्रसार को कम करने के लिए इसकी प्रारंभिक पहचान आवश्यक है। उत्खनन में 2000 वर्ष पुराना रोमन कब्रिस्तान मिला। उत्तरी गाजा पट्टी में तटरेखा के पास साज सज्जा युक्त कम से कम 20 कब्रों वाले एक 2000 वर्ष पुराने रोमन कब्रिस्तान का पता चला है। गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनी समूह हमास का अधिकार है। कब्रों के आकार और उनकी सजावट से ये पता चलता है कि वे संभवतः रोमन साम्राज्य में उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित थी। वहाँ खोजे गए अवशेषों में अलेक्जेंडर द ग्रेट और बाद के युगों में मंगोलों द्वारा भी घेराबंदी किए गए एक शहर के अवशेष शामिल हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। उषा मेहता। उषा मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्हें रेडियो बेन के नाम से भी जाना जाता है। उषा मेहता ने वर्ष 1928 में 8 वर्ष की आयु में साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। ये उनका पहला विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की कमान संभाली थी। ये एक गुप्त रेडियो स्टेशन था जहां से वो कांग्रेस के क्रांतिकारियों के साथ सूचना साझा करती थी। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों तक खबरें पहुंचाने में मदद की थी। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उषा मेहता एक राष्ट्रवादी, गांधीवादी, सादगी पसंद, विनम्र और सौहार्दपूर्ण महिला थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।